हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें हमने पहला और दूसरे जो क्वेश्चन है वो तो कर लिए हैं। आज हम इसमें तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। द थर्ड क्वेश्चन इज प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस at different temperatures and collected the data as given below. Results are given in the following table as grams of substance dissolve in 100 grams of water to form a saturated solution. इसमें क्वेश्चन है कि प्रज्ञा जो है वो उसने एक टेस्ट किया है, सॉल्युबिलिटी टेस्ट, और उस टेस्ट में उसने क्या किया, 100 ग्राम वाटर लिया। 100 ग्राम ऑफ वाटर में उसने 4 जो डिफरेंट सबस्टेंस है उनको डिज़ोल्व करके देखा और डिफरेंट टेम्परेचर्स पे उसने उनका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, उसने कौन 4 सबस्टेंस लिए? तो एक तो उसने पहला लिया है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। दूसरा लिया उसने सोडियम क्लोराइड जो कॉमन सॉल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड। थर्ड इज पोटेशियम क्लोराइड KCl, पोटेशियम क्लोराइड। और चौथा लिया उसने अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब उसने 4 सबस्टेंस लिए, 4 सॉल्ट हैं ये। दीज 4 आर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स। ये 4 उसने सॉल्ट्स लिए हैं और उसने अलग अलग टेम्परेचर पे इनका क्या किया, सॉल्युबिलिटी टेस्ट किया है। यानी उसने क्या किया कि 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की जो क्वांटिटी होगी वो 100 ग्राम ही होगी। ठीक है, और उसमें क्या किया उसने कि टेम्परेचर को अलग अलग लिया है और सारे टेम्परेचर किसमें, केल्विन में। ठीक है, तो 283 केल्विन पे अमोनिया जो पोटेशियम नाइट्रेट है उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है? सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि कितना घुल करके वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहा है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का आपको पता होना चाहिए कि ऐसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं कि जब आप किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डालते हैं। अगर आपने नमक और पानी का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया 283 केल्विन पर, ठीक है, इसमें आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है कि आपने 100 ग्राम वाटर लिया है और उसमें आप सोडियम क्लोराइड को धीरे धीरे घोलोगे। कब तक घोलोगे? जब तक कि इस सर्टेन टेम्परेचर पर सोडियम क्लोराइड घुलना बंद न हो जाए। ठीक है, तो वहाँ पर हम उस सॉल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो यानी कि अलग अलग टेम्परेचर पर सैचुरेशन जो है उस सॉल्यूशन का अलग अलग हो रहा है। अगर KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट की बात करें तो 283 केल्विन पर यह है 21 ग्राम, इसमें क्या घुल रहा है, 100 ग्राम वाटर में 21 ग्राम KNO3 घुल रहा है। ठीक है, तो यानी इसकी जो सैचुरेशन यहाँ पर होगा वो होगा 283 पे 21 ग्राम, ये आप समझ रहे हो। और अगर KNO3 को 293 केल्विन पर उसने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही उसने टेम्परेचर पानी का बढ़ाया तो वैसे ही क्या हुआ कि उसमें और ज़्यादा KNO3 घुल गया। तो 293 केल्विन पर 32 ग्राम KNO3 घुल गया। अब अगर उसने टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ाया तो 313 केल्विन पर जो है वो सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई KNO3 की, 62 हो गई। अगर हम 333 देखें तो सॉल्युबिलिटी बढ़ करके हो गई 106 ग्राम और 353 पर 167। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उसमें और ज़्यादा सॉल्वेंट घुल रहा है। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब भी आप समझ गए हो कि वो स्टेज होती है किसी भी सॉल्यूशन की जहाँ पर आप उसमें उससे ज़्यादा सॉल्वेंट नहीं घोल सकते हो। ठीक है, एक सर्टेन टेम्परेचर पर। अगर आप रूम टेम्परेचर पर देखते हैं तो आप पानी में एक लिमिटेड मात्रा तक ही क्या घोल पाओगे, नमक या चीनी घोल पाओगे। अगर आप देखते हो ना कि जब आप चीनी की चाशनी बनाते हो तो आप बहुत सारी चीनी को पानी में घोल सकते हो, लेकिन अगर आप रूम टेम्परेचर पर उतनी चीनी को पानी में नहीं घोल सकते हो। इससे आपको एक चीज़ और भी समझ में आ गई होगी
कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही है। अब प्रज्ञा ने क्या किया कि 4 सॉल्ट पर उसने ये टेस्ट किए और चारों के लिए अलग अलग उसके जो है आंसर आए हैं ना। तो एक डेटा उसने टेबल बना ली है उसकी। अब इसी टेबल के आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। वाटर क्यों लिया गया है सॉल्वेंट के रूप में? क्योंकि वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो मैक्सिमम चीज़ें वाटर में सॉल्युबल होती हैं, तो वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। 50 ग्राम पानी में अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपको बनाना है पोटेशियम नाइट्रेट का 313 केल्विन टेम्परेचर पर 50 ग्राम पानी में, अभी आपने बनाया था 100 ग्राम में, लेकिन अब पानी की जो सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी है वो रिड्यूस कर दी गई है। तो 50 ग्राम ऑफ वाटर, इसमें कितना जो है वो पोटेशियम नाइट्रेट घुल जाएगा 313 केल्विन पर, जिससे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। तो आपको पहले ही पता है कि 100 ग्राम पानी था, वाटर था, उसमें 313 केल्विन पर कितना KNO3 घुला था? 62 ग्राम घुला था। तो इसमें आप क्या करोगे, आपको इस टेबल से पता है कि KNO3 जो है 313 केल्विन पर, 313 केल्विन पर जो है वो 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में कितना घुला? 62 ग्राम, ठीक है। तो ऐसे करेंगे कि 100 ग्राम वाटर में ये घुला है 62 ग्राम KNO3। तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे यहाँ पे, तो 1 ग्राम में कितना घुलेगा? 62/100, ठीक है, ग्राम। और 50 ग्राम में कितना घुलेगा? ये 62/100 इंटू 50। तो यहाँ से आपसे सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा? 31, आंसर आएगा 31 ग्राम्स KNO3, यानी कि 50 ग्राम अगर आप पानी लेते हो, वाटर लेते हो, तो उसमें आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन 313 केल्विन पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको 31 ग्राम KNO3 चाहिए होगा, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। यहाँ पर आप यूनिटरी मेथड अप्लाई करोगे। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रज्ञा मेक्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। ये है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड का प्रज्ञा क्या कर रही है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया उसने, कितने डिग्री टेम्परेचर पर? 253 केल्विन एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर। इसने क्या किया कि पोटेशियम क्लोराइड का जो है वो 353 केल्विन पर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, और उसको क्या किया कि रूम टेम्परेचर पर कूल होने के लिए रख दिया। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट वुड शी ऑब्जर्व एज अ सॉल्यूशन कूल्स। जब टेम्परेचर पर भाई धीरे धीरे क्या होगा, हीट नीचे को मतलब ठंडी होगी ना, मतलब जब आप इसे गर्म नहीं कर रहे हो तो रूम टेम्परेचर पर आने के लिए इसका जितना टेम्परेचर है वो क्या होगा? रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा धीरे धीरे ठंडा होकर के। तो अब वो क्या देखेगी, उस सॉल्यूशन में क्या चेंजेस होंगे वो आपको बताना है कि प्रज्ञा ने उसमें क्या चेंजेस देखे होंगे। तो क्या देखे होंगे आपके हिसाब से? यहाँ पर आप देख रहे हो कि जैसे जैसे जो है वाटर की मात्रा सेम है, पानी 100 ग्राम ही है, लेकिन उसमें जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है कि सॉल्यूट जो है वो धीरे धीरे घुल रहा है, ज़्यादा घुल रहा है, सॉल्यूट की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यानी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो आप देख रहे हो कि जब टेम्परेचर 353 कर दिया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई 54 ग्राम्स, जबकि टेम्परेचर जब 283
केल्विन था तो सॉल्युबिलिटी थी मात्र 35 ग्राम KCl ही घुल पाया था। तो क्या होगा, जब सॉल्यूशन को छोड़ दिया जाएगा तो वो रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा। ठीक है, तो वो रूम टेम्परेचर कितना होगा, 283 से 293 के बीच में होगा। हमें इसको डिग्री सेल्सियस में अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अगर हमें 283 को डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो इसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, 273। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 10 डिग्री सेल्सियस है और ये हो जाएगा 293 यानी 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसके और इसके बीच में जो होगा रूम टेम्परेचर होगा 293 से 330 केल्विन के बीच में रूम टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो ये इसके बीच में अगर आप देख रहे हो तो सॉल्युबिलिटी कितनी है, सॉल्युबिलिटी है 35 ग्राम से 40 ग्राम के बीच में। ठीक है, तो जब सॉल्यूशन ठंडा होकर रूम टेम्परेचर पर आएगा तो इसमें केवल उतना ही सॉल्यूट घुल पाएगा जितना कि रूम टेम्परेचर पे घुला था, यानी कि 35 से 40 ग्राम के बीच में ही इसमें KCl घुल पाएगा। बाकी का क्या होगा, तो बाकी जो KCl होगा वो क्रिस्टलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि सम अमाउंट ऑफ KCl वुड बी क्रिस्टलाइज्ड। ठीक है, KCl की कुछ मात्रा क्रिस्टलाइज हो जाएगी, यानी कुछ KCl का, कुछ पोटेशियम क्लोराइड का क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। सबका नहीं होगा, कुछ का होगा। यानी अगर आप ऐसे लगाते हो तो 54 में से कितना घटा दो आप, 35 को माइनस कर दो, इतना ही घुल पाएगा ना, और इतने में से इसको माइनस करके जो बचेगा वो नहीं घुल पाएगा, उसका क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। तो ये 19 ग्राम बच गया आपके पास, तो जो 19 ग्राम KCl होगा वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा और 35 से 40 के बीच में जो KCl होगा वो घुला ही रहेगा। ये इसका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन। 293 केल्विन पर सभी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी बताओ और किसकी सबसे ज़्यादा है। तो किसकी सबसे ज़्यादा है, 293 पे सॉल्युबिलिटी, ये इनकी सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी है, अमोनियम क्लोराइड की। 37 ग्राम घुल गया है अमोनियम क्लोराइड 293 केल्विन पर। अगला है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, तो मैंने अभी भी बताया था कि टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी घट जाएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर आप इसका आंसर कैसे भी लिख सकते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है या टेम्परेचर के घटाने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जांपल्स। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अभी बताया था कि किसी सर्टेन टेम्परेचर पर किसी भी सॉल्वेंट में आप जब सॉल्यूट घुलना बंद हो जाए, किसी सर्टेन टेम्परेचर पर किसी सॉल्वेंट में जिस मोमेंट पर, जिस पॉइंट पर सॉल्यूट का घुलना बंद हो जाए, यानी वहीं पर वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। मैंने कहा सर्टेन टेम्परेचर पे, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये सॉल्युबिलिटी सैचुरेटेड सॉल्यूशन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अगर रूम टेम्परेचर पर है तो उसकी सॉल्युबिलिटी सैचुरेशन अलग होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सैचुरेशन अलग हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। अगला है इसमें प्योर सबस्टेंस। जो प्योर सबस्टेंस होते हैं वो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं। ठीक है, किसी भी सबस्टेंस को हम प्योर सबस्टेंस तभी कहेंगे जब वो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, प्योर सबस्टेंस दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ प्योर सबस्टेंस, फर्स्ट इज एलिमेंट एंड सेकंड इज कंपाउंड्स। ठीक है,
एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ये होते हैं प्योर सबस्टेंस। दो प्रकार के होते हैं। तो एलिमेंट्स किन्हें कहते हैं? तो एलिमेंट्स यानी कि पीरियोडिक टेबल, आप आगे पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल के बारे में, हिंदी में जिसे आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी जो भी आपको मिलेंगे वो सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स की डेफिनेशन हम ऐसे कर सकते हैं कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, उस मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म है और उससे छोटा आप उसको नहीं तोड़ सकते। ठीक है, फर्दर आप डिवाइड करके कुछ और नहीं बना सकते हैं, आप उसे कितना भी छोटा कर लेंगे लेकिन आप उस एलिमेंट्स को तोड़ नहीं पाओगे। एलिमेंट्स के एग्जांपल हैं जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, सोडियम। ठीक है, तो जितने भी मैंने कहा आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में हैं, सारे के सारे क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। आप हाइड्रोजन को कितना भी तोड़ोगे तो वो तभी भी हाइड्रोजन का एटम ही रहेगा। आप सोडियम को कितना भी तोड़ोगे वो सोडियम का एटम ही रहेगा। इसी तरह आप गोल्ड के कितने भी टुकड़े कर लोगे लेकिन वो गोल्ड का एटम में टूटेगा। ठीक है, तो आप फर्दर उसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो सबसे जो होती है सिंपलेस्ट फॉर्म एलिमेंट्स, ये प्योर सबस्टेंस है। अब कंपाउंड्स क्या होते हैं? दो या दो से ज़्यादा जो एलिमेंट्स आपस में एक फिक्स कॉम्पोजिशन में जुड़ते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि खाली एक दूसरे के साथ मिला दिया, नहीं, वो आपस में क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे, केमिकल रिएक्शन करेंगे और फिर एक नया जो प्रोडक्ट बनता है हम उसे कहते हैं कंपाउंड्स। तो दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये बनाएगा वाटर। हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, दोनों मिलकर के बना रहे हैं वाटर, H2O। ठीक है, जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो इस तरह से जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्शन की और बॉन्ड बनाए तब जाकर वाटर बना। तो प्योर सबस्टेंस की प्रॉपर्टी है कि आप प्योर सबस्टेंस को किसी भी फिजिकल मेथड से आप उनको उनके कंपोनेंट्स को उसके कंपोनेंट्स में नहीं तोड़ सकते। किसी भी कंपाउंड को, यानी मैंने कहा कि कंपाउंड एक प्योर सबस्टेंस है, तो आप किसी भी कंपाउंड को, किसी भी प्योर सबस्टेंस को किसी भी फिजिकल मेथड से उसके कंपोनेंट्स में नहीं तोड़ पाओगे। यानी कि अगर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को वाटर में से अलग करना होगा तो आप किसी भी फिजिकल प्रोसेस से ऐसा नहीं कर सकते हैं, न तो उबालने से और न ही छानने से। तो इस तरह से आप उन्हें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको केमिकल प्रोसेस का सहारा लेना पड़ेगा। इसी तरह से है कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। दो प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है सोडियम प्लस क्लोरीन। ठीक है, सोडियम प्लस क्लोरीन मिलकर बनाता है सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम और क्लोरीन दोनों अपने आयनों में टूट जाते हैं तो इनके बीच जो बॉन्डिंग होती है वो सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, तो आपस में केमिकल प्रोसेस हुई, केमिकल रिएक्शन हुआ और तब जाकर के एक कंपाउंड बना जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। आप नमक में से सोडियम और क्लोरीन को किसी भी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर पाओगे। ऐसे ही बहुत सारे हैं, मीथेन हो गया, शुगर हो गया, है ना, और कुछ भी, कार्बन डाइऑक्साइड, दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड्स एंड प्योर सबस्टेंसेस। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्योर सबस्टेंस क्या होते हैं। अगला है कोलॉइड। कोलॉइड हमने लेसन में भी पढ़ा हुआ है और हम यहाँ पर भी आपको बताएंगे कि कोलॉइड्स क्या होते हैं। तो जो कोलॉइड्स होते हैं वो दिखने में तो होमोजीनस मिक्सचर की तरह दिखते हैं, लेकिन एक्चुअली होते क्या है? हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं। होमोजीनस बताया था कि जिसमें किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट है वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो जाता है और उसमें से जो है वो
आप कहीं से भी किसी भी तरीके से सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को अलग अलग आप नहीं पहचान पाओगे। लेकिन जो कोलॉइड्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो कोलॉइड्स में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स, जो कोलॉइड्स के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वैसे हम उन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते, फिल्ट्रेशन से भी हम उन्हें अलग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी क्या होते हैं कि वो होमोजीनियसली या यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं, डिसॉल्व नहीं होते हैं, उन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। लेकिन अगर हम इनमें लाइट की बीम पास करें, हमने टिंडल इफेक्ट पढ़ा था ना, तो जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, वो लाइट के पाथ को स्कैटर नहीं करते हैं, यानी कि वो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते हैं। लेकिन अगर सस्पेंशन और कोलॉइड की बात करें तो ये क्या करते हैं कि इनके पार्टिकल लाइट के पाथ को क्या कर देते हैं, स्कैटर करते हैं। तो कोलॉइड की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि वो टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। ये कोलॉइड के पार्टिकल में अगर हम लाइट की बीम डालेंगे तो क्या होगा, ये इसके पाथ को यहाँ से स्कैटर्ड कर देते हैं, ठीक है, पूरे उसमें लाइट फैल जाएगी, पूरे गिलास में या पूरे बीकर में लाइट फैल जाएगी। जबकि अगर आप नमक और पानी के जो घोल है उसको या नींबू पानी का जो सॉल्यूशन है उसमें अगर आप लाइट आप उस पर डालोगे तो बीम क्या होगी, स्कैटर ना होके सीधे आगे निकल जाएगी, ठीक है। तो सस्पेंशन और कोलॉइड्स जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। तो ये कोलॉइड की प्रॉपर्टी हो गई कि हम क्या करते हैं, इसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, हेटेरोजीनस मिक्सचर होते हैं और टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। इसके जो कोलॉइड्स होते हैं इसे हम ये जो एक होता है एक प्रकार का स्टेबल होता है, तो कोलॉइड्स स्टेबल होते हैं और अगर इन्हें छोड़ भी देते हैं तो इनके पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन नहीं होते, ठीक है। तो ये कोलॉइड्स की प्रॉपर्टी होती है। कोलॉइड्स के जो एग्जांपल हैं वो हैं मिल्क हो गया, फॉग, क्लाउड्स, ठीक है, और फोम, बटर, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड्स, ठीक है। नेक्स्ट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन भी हमने लेसन में पढ़ा था। सस्पेंशन क्या होते हैं कि ये इनके पार्टिकल्स कोलॉइड के पार्टिकल से बड़े होते हैं, ठीक है। तो जो सस्पेंशन होता है उसे अगर थोड़ी देर आप उसे छोड़ दें तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, और उसे घुमाने पर जो है वो फिर से उसमें घुल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को सस्पेंशन कहेंगे। सस्पेंशन के पार्टिकल्स को आप नेकेड आई से देख सकते हो और जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, यानी कि अगर लाइट की बीम उन पर डाली जाए तो लाइट के पाथ को स्कैटर्ड कर देते हैं। अगर एक बीकर में, एक गिलास में आपने कांच का कोई बर्तन है या एक बीकर है उसमें आपने एक सस्पेंशन लिया हुआ है, तो वो क्या करेगा, आप यहाँ से लाइट डालोगे तो लाइट की बीम सीधा आगे ना जा करके पूरे गिलास में फैल जाएगी, यानी वो किसको दिखाते हैं, टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। सस्पेंशन के एग्जांपल हैं जैसे पानी में अगर आप मिट्टी मिला दें या चॉक पाउडर मिला दें और उसे घोल दें तो वो सस्पेंशन बन जाते हैं, ठीक है। अगला है क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ होमोजीनस और हेटेरोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस और हेटेरोजीनस, अभी भी बताया कि होमोजीनस क्या होते हैं, जिस मिक्सचर में दोनों के दोनों जो है वो यूनिफॉर्मली डिसॉल्व हो जाएंगे, है ना। आप इनको पता नहीं कर पाओगे कि कौन सॉल्वेंट है और कौन सॉल्यूट है, ठीक है। किसी भी सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं तो उसे कहेंगे होमोजीनस मिक्सचर। जो इसके यहाँ पर दे रखा है तो जो सोडा वाटर है, सोडा वाटर क्या है, वो एक होमोजीनस मिक्सचर है, ठीक है। लकड़ी, वुड एक हेटेरोजीनस मिक्सचर है, एयर एक होमोजीनस मिक्सचर है, सॉयल हेटेरोजीनस मिक्सचर, विनेगर होमोजीनस मिक्सचर और फिल्टर्ड टी वो भी एक होमोजीनस मिक्सचर है। अगला है हाउ वुड यू कंफर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर। क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आपको एक कलरलेस लिक्विड दे दिया जाए, एक ऐसा लिक्विड आपको पता नहीं है और माना कि उसमें कोई स्मेल भी नहीं है, उसमें कोई स्मेल नहीं है, वो बिल्कुल एक ऐसा लिक्विड है कि जो आप
देख करके अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे कि पानी है या कोई और चीज़ है। तो कैसे आप पता करोगे, कंफर्म करोगे कि ये वाटर है? तो इसके लिए आपको क्या क्या पता है आपको कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमें यह पता लगाने के लिए कि ये जो है वो वाटर है या कोई और केमिकल है, इसके लिए हमें सिंपली उसे गर्म करना है और एक थर्मामीटर हमारे पास होना चाहिए। तो 100 डिग्री सेल्सियस से अगर वो पहले बॉयल हो गया तो भी वो वाटर नहीं है, और अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस तक भी बॉयल नहीं हुआ तो भी वो वाटर नहीं। अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल हो रहा है, तो वो क्या है आपके पास? वाटर। अगला है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अ प्योर सबस्टेंस। जो प्योर सबस्टेंस होते हैं, अभी आपको बताया कि क्या होते हैं, कि सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं, और दो प्रकार के होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, तो अभी आपको इजीली पता चल जाएगा कि क्या प्योर है और क्या इम्प्योर सबस्टेंसेस हैं। ठीक है, तो आइस क्या है? सॉलिड वाटर, H2O, सॉलिड H2O इज आइस, तो एक प्योर सबस्टेंस है। मिल्क क्या है? कोलाइड है, इम्प्योर। मिल्क है कोलॉइड। आयरन प्योर सबस्टेंस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक कंपाउंड है, इसका मतलब प्योर सबस्टेंस है। कैल्शियम ऑक्साइड एक कंपाउंड है, यानी कि प्योर सबस्टेंस है। मरकरी एक एलिमेंट है, यानी कि प्योर सबस्टेंस है। ब्रिक प्योर सबस्टेंस नहीं है। वुड ये भी प्योर सबस्टेंस नहीं है, और एयर ये भी प्योर सबस्टेंस नहीं है। प्योर सबस्टेंस है आइस, आयरन, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO और मरकरी Hg। ठीक है, तो ये सारे हैं प्योर सबस्टेंस। अगला है, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। इन मिक्सचर्स में से हमें सॉल्यूशन पता करने हैं। तो क्या है सॉल्यूशन? सॉइल क्या है? एक मिक्सचर है। ठीक है, सी वाटर एक सॉल्यूशन है, एयर भी सॉल्यूशन नहीं है, कोल भी सॉल्यूशन नहीं है, सोडा वाटर। ठीक है, तो दो इसमें सॉल्यूशन है, एक तो है सी वाटर और एक है सोडा वाटर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। नीचे दे रखे हैं आपके पास, इनमें से आपको एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर पता करने हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में मैंने आपको अभी पढ़ाया। मिक्सचर क्या होते हैं कि किसी भी मात्रा में दो या दो से अधिक पदार्थों को, मैटर्स को आप मिला देते हो, वो मिक्सचर हो जाते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको किसी भी रेशियो की ज़रूरत नहीं है। आप एक कटोरी चीनी में जो है वो थोड़ा सा नमक भी मिला दो, वो भी मिक्सचर होगा, और आप उनमें दो तीन चीज़ें और भी मिला दो तो भी वो मिक्सचर कहलाएंगे। ठीक है, तो अभी हमें इनमें देखना है। तो सोडियम क्या है? तो पहले हम इसके लिए टेबल बनाएं। एलिमेंट, कंपाउंड्स और मिक्सचर। तो सबसे पहले एलिमेंट्स क्या होते हैं? जिनको आप तोड़ करके और छोटा नहीं कर पाओगे। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म होगी मैटर की। सोडियम एक एलिमेंट है। सॉयल एक मिक्सचर है, क्योंकि बहुत सारी उसमें चीज़ें रहती हैं मिली हुई। शुगर सॉल्यूशन एक मिक्सचर है, क्योंकि आप किसी फिक्स रेशियो में उसको सॉल्यूशन नहीं बना रहे हो। ठीक है, वहाँ पर कुछ भी नई चीज़ नहीं बनेगी। शुगर सॉल्यूशन एक मिक्सचर है, शुगर सॉल्यूशन एक मिक्सचर है, शुगर सॉल्यूशन। सिल्वर क्या है? एक एलिमेंट। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है। कैल्शियम और
कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। टिन, टिन भी क्या है, एलिमेंट है। सिलिकॉन, सिलिकॉन भी एक एलिमेंट है। कोल, कोल एक मिक्सचर है। एयर एक मिक्सचर है। सोप एक कंपाउंड है। सोप इज अ कंपाउंड। बहुत सारी चीजें आपस में केमिकल रिएक्शन करती हैं और फिर एक नया प्रोडक्ट बनता है, तो सोप एक कंपाउंड है। मीथेन एक कंपाउंड है। मीथेन CH4, मीथेन एक कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है और ब्लड एक मिक्सचर है। ठीक है, ब्लड इज अ मिक्सचर। तो ये हो गया आपके पास, इनको आपने अलग अलग कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस आपको इनमें बताने हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि केमिकल चेंज आप किसे कहोगे, जिनमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, जिसकी की प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती है, उसके रिएक्टेंट से डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टीज होती है। तो इनमें देख लो कि केमिकल चेंजेस कौन कौन से हैं। तो ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, पौधे की जो ग्रोथ होना वो एक केमिकल चेंज है, नहीं है। ग्रोथ ऑफ अ प्लांट एक केमिकल चेंज नहीं है। रस्टिंग ऑफ आयरन है, रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज है। मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड, आयरन फिलिंग्स को आप सैंड में मिला दोगे तो कुछ भी नहीं होगा, है ना, कोई यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगी, तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। कुकिंग ऑफ फूड, हाँ, भोजन का पकना, कुकिंग ऑफ फूड एक केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पचना, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, नहीं, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, यहाँ पर वाटर की केवल स्टेट चेंज होती है। बर्निंग ऑफ अ कैंडल, बर्निंग ऑफ अ कैंडल एक केमिकल रिएक्शन मानेंगे इसे। मोम का पिघलना जो है वो फिजिकल चेंज हो सकता है, लेकिन जो उसमें बत्ती जलती है तो वो ही केमिकल चेंज है। ठीक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो बर्निंग ऑफ कैंडल इज ऑल्सो केमिकल चेंज। ठीक है, तो आज आपका ये लेसन खत्म हो गया। अगला लेसन जो आपका पास है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।